नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जब मन की बात की तो अपनी मन की बात में उन्होंने ये बात सबसे साझा की कि भारत में डिप्रेशन के मरीज, उसके रोगी लगातार दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। ये एक अवसाद है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो सके। अगर हम समाज के तौर पर, अपने परिवार के तौर पर इसको ठीक ठाक ढंग से हैंडल करें तो इससे मुक्ति पाई जा सकती है। और इसके लिए जरूरी ये है कि सामाजिक तौर पर हम एक दूसरे से जुड़ें, सेवा भाव अपने मन में लाएं। ये बहुत सारे तरीके हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए, लेकिन इसके बहुत सारे क्लिनिकल तरीके भी हैं। तो अवसाद के विभिन्न पहलुओं पर आज यहाँ चर्चा करना चाहेंगे और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन और हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। आइए अपने विशिष्ट मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय कराएं। हमारे साथ शिव खेड़ा जी हैं जो कि जाने माने लेखक और मोटिवेटर हैं, सकारात्मक सोच की बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव खेड़ा जी। डॉक्टर संदीप वोरा जी हमारे साथ हैं जो कि एक जाने माने मनोचिकित्सक हैं। मन की गुत्थियों को कैसे सुलझाएं इसका काम आप करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर यतनपाल सिंह बल्हारा जी हमारे साथ हैं जो कि बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक एम्स से आप आते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर यतनपाल। और प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी हमारे साथ हैं, सामाजिक विश्लेषक। और प्रोफेसर अजय कुमार जैन जी हमारे साथ हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एमडीआई से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय जी। और योगाचार्य जाने माने नवदीप जोशी जी भी हैं जो कि योग से किस प्रकार से हम निपट सकते हैं डिप्रेशन से, इसके बारे में बताएंगे। पर इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और इसके विभिन्न पक्षों पर बात करें, आइए जरा एक इस छोटे से पैकेज पर नजर डाल लें कि आखिर ये अवसाद क्या है और किस रूप में भारत में अपने पैर पसार रहा है। एक अनुमान है कि दुनिया के अंदर 35 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक रूप से डिप्रेशन से पीड़ित हैं। मुसीबत ये है कि हमारे अगल बगल में भी इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने अवसाद यानी डिप्रेशन और उससे बाहर निकालने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसाद से मुक्ति मिल सकती है। हमारे मित्र, परिवार, परिसर, माहौल, ये सब मिलकर हमें अवसाद में जाने से रोक सकते हैं और अगर चले गए हैं तो बाहर ला सकते हैं। दुनिया में करीब 35 करोड़ लोग अवसाद से पीड़ित हैं। 2020 तक अवसाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मानसिक बीमारी हो जाएगी और पूरे विश्व में अवसाद की अधिकतम दर भारत में है। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में हर 20 में से एक इंसान अवसाद से ग्रस्त है। डिप्रेशन या अवसाद केवल हताशा या उदासी महसूस करना ही नहीं है। ये मानसिक स्वास्थ्य की एक स्थिति है, समस्या है जो जीवन से जुड़ी उन परेशानियों के कारण होती है जिनके बोझ तले आप दबा हुआ महसूस करते हैं। अवसाद की गंभीरता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि ये इंसान को इस तरह जड़ बना देता है कि फिर कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती। ये अवस्था कठिन और दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इससे पार पाना असंभव नहीं है। दिक्कत है अवसाद से प्रभावित 25% लोग परामर्श नहीं लेते और चुपचाप इसकी पीड़ा भोगते रहते हैं। कभी कभी स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि इंसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकता है। अवसाद कमजोरी या मानसिक अस्थिरता का संकेत नहीं है। आम स्वास्थ्य समस्याओं की तरह ये भी एक समस्या है। अवसाद जीवन के किसी भी पड़ाव में कभी भी किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। आज युवाओं में अवसाद की समस्या कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है। इसका प्रमुख कारण जीवन में अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं का होना है और जब ये महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो इंसान अवसाद में चला जाता है। आज के दौर में सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल भी इंसान को अवसाद की ओर खींच रहा है। अवसाद का इलाज संभव है। भरपूर देखभाल, प्यार और अपने घनिष्ठ लोगों की समझ से और सही इलाज और साइकोथेरेपी से निश्चित ही इससे उबरा जा सकता है। तो डिप्रेशन से सामना हम सभी का कभी न कभी, कहीं न कहीं इससे दो चार होना पड़ता है, लेकिन जो इसमें फंस जाते हैं वाकई उनके लिए ये पीड़ादायक और बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ शिव खेड़ा जी है। शिव खेड़ा जी, अभी हम पहले नकारात्मक सोच की बात नहीं करेंगे, आप तो सकारात्मक सोच वाले हैं। आपसे पॉजिटिव थिंकिंग से ही इस पूरे चर्चा को शुरू करेंगे। क्यों इतनी नेगेटिविटी फैल रही है? क्यों हम अपनी पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं उनको छोड़ के इस नेगेटिविटी में घुस जाते हैं? उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, उसकी थाली मेरी थाली से ज्यादा अच्छी कैसे? शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होती है और भी कारण हो सकते हैं। क्यों ये नेगेटिविटी पांव पसार रही है हमारे यहाँ? जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मेरी समझ में है, there is something called self-esteem. Self-esteem उसे कहते हैं the way we feel about ourselves. When we feel good, the world looks nice, productivity goes up and relationships
हमारी अच्छी होती है, और रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। और सेल्फ एस्टीम आती है इससे समथिंग कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस। नाउ सेल्फ एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है टेक इट और लीव इट, दैट्स द वे आई एम, मैं ऐसा हूं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का एक ही सिर्फ मतलब है, वो ये है कि इस दुनिया में मैं कैसे आया मुझे मालूम नहीं है, ये तो एक मिस्ट्री है, किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन आई एम हियर, मैं हूं यहां पे। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट मीन्स आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। सो आई हैव मेड मिस्टेक्स, जिंदगी में मैंने गलतियां की, ठीक है। I make mistakes. I learn from my mistakes. I am not proud of my mistakes. I seek forgiveness from my mistakes. मैं माफी चाहता हूं. I apologize for my mistakes. I will not repeat my mistakes. But I am not a mistake. I am not a mistake. I accept myself the way I am. That does not mean complacence कि मैं जैसा हूं ऐसा रहूंगा. ये नहीं मतलब है। इट इज ह्यूमिलिटी, इट इज ग्राउंडेडनेस। जब इंसान कहता है कि साहब मैं आया हूं इस दुनिया में, मैंने गलतियां की, मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए, मैं उस पर गर्व नहीं करता हूं, मैं सीखता हूं अपनी गलतियों से, लेकिन भाई मैं गलती थोड़ी हूं। आई एम नॉट अ मिस्टेक, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैंने स्वीकार किया अपने आप को, इसका मतलब नहीं कि मैं आगे इंप्रूव नहीं करना चाहता। तो दिस इज वन। एंड आप देखेंगे नकारात्मक सोच रिवर्स होती है, दे नेवर एक्सेप्ट देमसेल्व्स। वो समहाउ दे नीड टू गेट दैट फीलिंग ऑफ गुडनेस, एंड हाउ दे गेट अ फीलिंग, दे फील गुड व्हेन समबडी एल्स फील्स बैड। You see, Sadist they feel pleasure. superior when the other person feels inferior. They put others down. अरे भाई, जो आदमी अपने आप को स्वीकार कर रहा है जिस तरीके से, सेल्फ एक्सेप्टेंस, उसको दे आर एट पीस विद देमसेल्व्स, दे आर एट पीस। दे डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू द वर्ल्ड। दुनिया को क्या साबित करना हमने, इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है हमारे को। तो शुरुआत होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस से, और सेल्फ एस्टीम इज द बिगेस्ट फैक्टर। और दुनिया में आप कहीं पर भी देखेंगे 99% प्रॉब्लम या 500% ऑफ द प्रॉब्लम आर सेल्फ एस्टीम इश्यूज, दैट्स ऑल। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर संदीप वोहरा। डॉक्टर संदीप, आपसे क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग की बात तो हमने सुनी, लेकिन ये बताइए कि आखिर ये अवसाद या जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, ये क्या भला है? क्योंकि जिंदगी में सभी को कभी ना कभी हम, बल्कि अक्सर हम कहते हैं भाई आज हम बड़े डिप्रेस्ड हैं, हम उसके मूल में नहीं जाते, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही कठिन अवस्था हो सकती है किसी की जिंदगी की। कैसे समझें हम इस डिप्रेशन को? देखिए, इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगा जीनो, बायो, साइको, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस में। जीनो मीन्स जेनेटिक लोडिंग। कई लोगों की फैमिलीज में डिप्रेशन रन करता है, दे आर प्रीडिस्पोज टू गेट डिप्रेस्ड, अच्छा, विद और विदाउट अ स्ट्रेसर। बायोलॉजिकल मीन्स, जैसे आपने देखा होगा केमिकल लोचे की बात होती है कि दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, केमिकल्स लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरह से। साइको सोशल, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या क्या इश्यूज हैं उस व्यक्ति के साथ, उसकी सर्कमस्टांसेस में, उसकी नेचर में, उसकी सराउंडिंग्स में। सोशल, सामाजिक रूप से क्या इश्यूज चल रहे हैं उसकी लाइफ में। और इकोनॉमिक, क्या उसकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिसकी वजह से। तो इन सब के मिश्रण से कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। उसमें जितने मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो सारे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो जब भी कोई डिप्रेशन में जाता है, अब अपसेट कोई भी हो सकता है, उसको हम डिप्रेशन नहीं कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर वक्त मन जिसका बुझा रहे, आदमी, औरत, बूढ़ा, जवान, कोई भी हर वक्त उदास रहे, अंदर से किसी भी तरह की इंटरेस्ट ना रहे किसी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी का, बहुत ज्यादा सोना, बहुत कम सोना, बहुत ज्यादा खाना, बहुत कम खाना, हर वक्त नेगेटिव सोचना, बहुत एक्सट्रीम्स में रोने का दिल के अलावा मरने के विचार आना, इस तरह के लक्षण अगर रहते हैं, वो 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा रहें, तब वो क्लिनिकल डिप्रेशन की कैटेगरी में आता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के फेज में से निकलता है तो उसके लिए इंडिकेटेड होता है कि वो जरूर कहीं से प्रोफेशनल हेल्प ले। हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम बढ़ इसलिए रही है कि काफी ज्यादा सामाजिक बदलाव आ रहा है। एक तरफ हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का जब से हमारी लाइफ में, मैं वर्ड यूज करता हूं, इन्वेजन हुआ है, तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं एक तरफ टेक्नोलॉजी में, दूसरी तरफ हमारा सोशल सर्कल कम होता जा रहा है। तो जो हमारे अंदर पहले इंटरेक्शन की भावना रहती थी, सोशली मिलने जुलने की भावना रहती थी, या हम एक दूसरे से बात करके एक दूसरे का हालचाल पूछते थे, वो कम होता जा रहा है।
तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर फैमिलीज का होना, बच्चों के साथ माँ बाप का समय ना व्यतीत कर पाना और बच्चों का सिर्फ मीडिया पर या किसी तरह के किसी भी स्क्रीन पर हर वक्त रहना, ये सब मिलकर डिप्रेशन बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि हमारे कंट्री में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो वो मिस हो जाते हैं सिम्टम्स और लोग अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं। आसपास वालों को पता लगता, सडनली आपको पता लगता कि आपके पड़ोस में कोई था, उसने सुसाइड कर लिया और आप कहते हो अरे हमें तो पता भी नहीं था। पहली बात हमें पता ही नहीं था कौन रहा है, और उसके बाद लक्षणों को पहचानना तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जो चीज है वो इस तरह के डिप्रेशन के केसेस को बहुत बढ़ा रही है। जी, हमारे साथ डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा जी हैं। डॉक्टर यतनपाल, अक्सर जो जैसे इन्होंने लक्षण बताया, अगर कोई इस तरह के लक्षणों को जी रहा है और शायद थोड़े लंबे वक्त तक जी रहा है, तो हम कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया, और ये कह के हम उसे कंप्लीटली राइट ऑफ कर देते हैं ना। ये जो चीज है, इसे हम किस तरह से समझें कि डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी का दिमाग खराब हो गया या कोई पागल हो गया है, कैसे समझ सकते हैं इसे? देखिए, एक बात जो समझना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन या अवसाद किसी भी अन्य बीमारी की तरह एक मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारियां शारीरिक बीमारी की तरह कोई एक अन्य तरह की बीमारी ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मानसिक बीमारियों के पीछे हैं और डिप्रेशन के पीछे भी हैं। इसी तरह से शारीरिक बीमारियों के भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये समझ, ये जागरूकता लाना कि डिप्रेशन पागल होना नहीं है, बल्कि एक कॉमनली सीन, एक कॉमनली प्रेवलेंट मेंटल डिसऑर्डर है। तो अगर ये समझ, ये सोच हम बदल पाए कि ये कुछ विचलित या कुछ ऐसी अजीब सी चीज नहीं हो गई है, एक इंडिविजुअल है जिसके माइंड में, जिसके ब्रेन में किसी फैक्टर्स की वजह से कुछ डिस्टरबेंस हुई है, कुछ केमिकल मिसबैलेंस हुआ है और उसके चलते कुछ सिम्टम्स अब आ रहे हैं जो उस बीमारी के सिम्टम्स हैं, तो उसको एक बीमारी की तरह अगर हम देख पाए तो शायद हमारी सोच, हमारा उसको देखने का नजरिया बहुत हद तक बदल जाए। जी, हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पांडे हैं। पुष्पेश जी, जैसे कि WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत एक ऐसा देश है, एक डिप्रेस्ड देश है, मतलब बहुत सारे लोग हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। क्यों सामाजिक तौर पर हम ऐसे हो रहे हैं? जो WHO की रिपोर्ट है, उसके लिखने वाले कोई भारतीय डॉक्टर विशेषज्ञ थे या कोई और थे? ये नहीं मुझे पता। देखिए, मुझे क्षमा कीजिएगा, दो तीन बातों में मुझे आपत्ति है। मुझे लगता है जो रिपोर्टें होती हैं, इनकी एक मीडिया की उपयोगिता होती है। ये सबसे सुंदरी स्त्रियां भारत की होती हैं, क्रिकेट टीम नंबर 1 है, बीमार यहाँ सबसे बुरे होते हैं, भूखमरे यहाँ सबसे बुरे होते हैं। इसे हम खारिज कर दें? मुझे लगता है ये भी एक तरह का मनोविकार है कि हम ये सूचियों से ग्रस्त हो गए हैं। तो सूची में हमारा स्थान कौन सा है? एक बड़ी पत्रिका में आज ही कल छपा है कि 50 भारत के सबसे ताकतवर लोग कौन है, उसमें धोनी भी है और प्रधानमंत्री भी है। अब ये सब देखिए, मुझे अटपटा सवाल आप मुझसे न पूछिए। मैं दो तीन बातों के सही उत्तर देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि एक बात, मुझे जो दोनों डॉक्टर विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा मतभेद है कि जब तक आप डिप्रेशन को बीमारी कहेंगे, कोई आदमी उस बीमारी को स्वीकार नहीं करेगा। और जब आपने शुरू में भूमिका में कहा कि ऐसा नहीं, इसका इलाज नहीं होता, वो भी मुझे लगता है कि दोनों डॉक्टर शायद इसकी पुष्टि करेंगे। ये लाइलाज मनोस्थिति है, ये बीमारी नहीं है। मगर आज हमको जितना वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त है, और मैं तो बिल्कुल उनके सामने निरक्षर हूँ, मगर उदासी और अवसाद के बीच में झूलता रहा हूँ। मुझे वो शेर याद आता है कि तुमसे मिलना खुशी की बात सही, तुमसे मिलके उदास रहता हूँ। तो ये दौर हमारी जिंदगी में बहुतों के होते हैं। तो और वो एक मौजूद त्रिस्ते नाम की किताब थी फ्रांकोis सागा की, बहुत पुरानी, उसका पहला वाक्य ये था कि स्टेट ऑफ माइंड overpowers me which I hate to give the name of melancholy। अंग्रेजी में जो मेलंकली शब्द है वो सैडनेस नहीं है, जो डिप्रेशन है वो सैडनेस नहीं है। जो आप अवसाद कह रही हैं बड़ा अच्छा है। हम में से कितने लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अवसाद कहते हैं? हम कहते हैं मैं उदास हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, दिल बुझा रहता है, बिल्कुल मरा हुआ है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मैं पस्त पड़ गया हूँ। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं शिवखेड़ा जी, आशावादी और निराशावादी। मगर इसका आशावाद और निराशावाद से भी सवाल नहीं है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात खेड़ा साहब ने सेल्फ एस्टीम की, मगर हसरत तो उस गुंचे पे कीजिए जो बिन खिले मुरझा गया, जिसका जीनोटाइप अवसाद का था, जो पैदाइश कंजेनिटल किसी कारण से प्रीडिस्पोजिशन उसका था, उसकी सेल्फ एस्टीम आप कहां से करेंगी? अब क्षमा कीजिएगा कि जब तक योगाचार्य उसका इलाज करेंगे, वो उसको उस मंजिल तक पहुंचाना भी तो जरूरत होगा। किस्मत तो उस मुसाफिर खस्ता के रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। तो मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि उदासी और अवसाद का अंतर है, और मैं बिल्कुल उन दो विद्वानों से सहमत हूं। ये भी, इनका भी क्लिनिकल साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है। मुझे लगता है कि समझना जरूरी है कि साधारण उदासी में, हताशा में, निराशा में
और क्लिनिकल डिप्रेशन में बहुत बड़ा अंतर है। डॉक्टर साहब से समझ भी लेंगे हम। नहीं, हम लोग समझेंगे, अब मैं ही थोड़ी बोलता चला जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर अजय कुमार जैन जी हैं। प्रोफेसर जैन, क्या आप, जैसे कि अभी पुष्पेश जी कह रहे थे कि हताशा भी है, निराशा भी है, उदासी भी है, अवसाद भी है, डिप्रेशन भी है, ये अलग अलग शब्द हैं और इनके वेट, वजन भी अलग अलग हैं, तो क्या ये सब डिप्रेशन के कैटेगरी में हम इन्हें डाल सकते हैं, या ये इनमें कुछ कुछ फर्क है? और जाहिर है कितना लंबा वो चल रहा है और क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उससे इन निर्धारित होगा कि एग्जैक्टली वो क्लिनिकल डिप्रेशन वाली स्थिति कौन सी है। आपका सवाल वैसे बड़ा अजीब सा है। इसको यदि मैं कहूं तो प्यार को प्यार ही रहने दो, इसका कोई नाम मत दो। तो बीमारी है, जैसे कि शायद क्लिनिकली हम लोग कहते हैं कि भाई रात में नींद नहीं आ रही है। हाँ। अब जिसको नींद नहीं आ रही है उसको आप अवसाद की वजह से नहीं आ रही है या किसी और वजह से नहीं आ रही है, उसकी तो रात खराब हो गई। सही बात। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं व्यवहारिक तौर पे इंसान को, जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, उसको अपने व्यवहार की भी समझ होनी चाहिए। अच्छा। और हमारा जो एक मेंटल प्रोसेसिंग होती है किसी भी चीज का, जो डेटा, यानी कि सिचुएशन और इंडिविजुअल में एक लगातार इंटरेक्शन चलता रहता है। मैं एक छोटा सा आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए क्रिकेट के गेम में एक बॉलर को हमने बुलाया और कहा आप बॉल करो, उसकी पहली बॉल पे सिक्सर पड़ गया, दूसरी बॉल पे सिक्सर पड़ गया, तीसरी बॉल पे भी सिक्सर पड़ गया, जो अक्सर होता है। अब ऐसे में क्या होगा कि जो बॉलर है जब अपने रनअप पे जा रहा होगा तो वो सोच रहा होगा यार मेरे जो है चौथे बॉल पे ना पड़ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके मन में एक निराशा का भाव आ गया। यदि इसको जिंदगी से अब हम जोड़ दें, यदि वो 3 बार किसी बड़े काम में फेल हो जाए तो हो सकता है ये अवसाद बन जाए। अच्छा। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, नहीं यार 3 बॉल तो बाकी है ना। तो क्या हम अपनी सोच को, जो इसमें तो शिव खेड़ा जी खैर बहुत बड़ा नाम है, मैं ये पॉजिटिव सोच का वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन उसको सोचना पड़ेगा मेरा व्यवहार क्या है। अब व्यवहारिक तौर पे जो बॉलर ये सोच रहा है मेरी चौथी बॉल पे ना पड़ जाए, यदि अब बैट्समैन की बात करें, बैट्समैन यदि ये सोचने लगे कि मैं चौथी पे भी मारूंगा तो शायद वो जरूरत से ज्यादा खुश है। तो जरूरत से ज्यादा खुशी हो जाना, जरूरत से ज्यादा दुख हो जाना, कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक विकार है, यानी कि डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मेलिटी। उसको हमें पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत सारे हमारे समाज में, बच्चों में भी, आपने शायद यदि पता हो, आत्महत्या का जो आंकड़ा है बच्चों में भी करीब 7,000 सालाना के ऊपर है, और 1,38,000 या 36,000 आत्महत्याएं होती है, जो शायद दुनिया का 17% है हमारे देश में। हमारे बच्चों में क्या हुआ है कि एक चूहा दौड़ जैसी शुरू हो गई, तेरे नंबर मेरे नंबर वाली बात आ गई है। तो बच्चों को भी जब वो हाई स्कूल पर होते हैं, 8वीं क्लास में, तो हमें उनको व्यवहारिक नॉलेज देनी चाहिए। ये जिंदगी है, पहिया है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। हमें लक्ष्य के लिए प्रयास चाहिए, प्रयासरत रहो, लक्ष्य एक दिन मिल जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे साथ नवदीप जोशी जी हैं, योगाचार्य, जो कि हमें बताएंगे और समझाएंगे भी कि किस प्रकार से हम, अगर इस तरह की नाखुशी का शिकार हो गए हैं जो कि एक लंबे समय तक आपके साथ चल रही है और आपको कुछ करने नहीं दे रही है, क्या योग से हम उससे निपट सकते हैं? बिल्कुल, जैसे सारे विद्वानों ने बहुत अच्छी बातें कह दी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज सरल है, हम हर चीज को कठिनता में न देखें। जैसे पुष्पेश पंत जी ने बड़ा अच्छी बात कही कि उसको हम बीमारी ना समझे, बीमारी है, क्योंकि वो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो बीमारी है, लेकिन हम जनरल उसमें जाते हैं तो सारी चीज बड़ी सरल है। और योग भी बहुत सरल है। योग को कुछ लोग उल्टा तिरछा देखते हैं, उसको योग समझते हैं, वो नहीं है। योग हर चीज से जुड़ा हुआ है और बड़े आराम से हम इससे निकल सकते हैं। और केवल हम 15-20 मिनट भी करते हैं। मैंने काफी जगह काम किया, कॉर्पोरेट में काम करते हुए मुझे अनुभव आया कि बहुत कम समय में आपको कुछ कराना है। अब मैंने 22 मिनट का एक मेडिटेशन बनाया, बड़ा अच्छा उसका प्रभाव। तो मुझे शुरुआत करनी वहां से कि एक बच्चा जब, तो कुछ जैसे अभी कुछ बातें करी सभी लोगों ने, तो कुछ हंसी आई लोगों पे। ये जो हंसी है ना, ये आपके उस तनाव को, उस चीज को खो देगी। क्योंकि है क्या कि जब गैप है आपके पास, जब आप अकेले हैं, तब ये सारी चीजें बढ़ती हैं कि नकारात्मकता बढ़ती है। तो जब हम गैप ही ना दें, और गैप में जरूरी नहीं है कि आपको काम करना है, तो बहुत बड़ी एक गलत फहमी है सबको कि काम करना है हर समय, कुछ बड़ा मेहनत का काम करना नहीं, आप सरलता से काम करो। और हम लोग क्या कहते हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि जैसे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं तो मन तक जाते हैं हम, उसके बाद एक आत्मा भी है। हमारा जो पॉइंट है वो ये कि हम परम पवित्र
ईश्वर है और उसकी एक जो सोल है वो हम हैं, तो हमें चिंता की क्या जरूरत है कि हर चीज में हम एग्जाम आए तो डिप्रेशन में हो जाए, हमें साल में कोई सिचुएशन है, परिस्थिति वो आएगी, किसकी नहीं आई है, तो आई तो खुश हो जाइए कि भगवान ने हमें चुना है इसके लिए कि हम जाना चाहते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद जब है हमारे देश का भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, तो उस योग में क्यों ना जाएं हम। योग से निश्चित तौर पर आप डिप्रेशन से मुक्ति पा सकते हैं और अगर जीवन में नियमित तौर पर इस चीज को रखेंगे तो डिप्रेशन जैसी चीजें वाकई बहुत दूर हो जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं पर जनता जनार्दन की भी राय लेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं? अरे भाई 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई हजामत। ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई। ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो? कमाल करते हैं आप। आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको? हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्ची को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त में दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अरे सुनिए भाई साहब, जरा गाड़ी चेक कर लीजिए प्लीज, कई हफ्तों से आवाज कर रही है। हाँ, अभी देख लेते हैं। मुन्ना मैकेनिक हाथ लगाते ही बता देता है गाड़ी का हाजमा। आप बैठिए। आपकी गाड़ी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी कभी टीबी हो सकता है क्या? इतना जानते हैं कि गाड़ी को टीबी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, पसीना आ रहा हो, अचानक वजन कम हो जाए, तो ये सब के सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसकी जांच करवाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो आज बात हो रही है एक ऐसे मनोवैज्ञानिक विषय पर जिससे आजकल लोग खूब जूझ रहे हैं और इसे हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। आइए देखें जरा जनता जनार्दन क्या कहती है। जी बताइए, कौन लोग अपनी बात कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। हाय एवरीवन, हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा है कि 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लेजर, रियलिटी एंड मोरालिटी। प्लेजर जो होता है जिसमें हमें खुशी मिलती है कोई चीज करने में, तो एक्टिव होते हैं, वीकनेस नहीं होती है, तो उसमें शायद डिप्रेशन कभी नहीं आ सकता। रियलिटी इज व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो उसको हम आगे एक्सेप्टेंस से रिलेट कर सकते हैं कि वो चीज वहां जा रही है, तो शायद उसमें डिप्रेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मोरालिटी इज व्हाट माई फैमिली वॉन्ट्स, what society wants, what is my status in society, हमारा क्या स्टेटस है। और आई थिंक सोशल साइट्स डिप्रेशन को ज्यादा प्रोवोक कर रही है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि ये चीज यहाँ पे जा रही है, इसका स्केल यहाँ बढ़ रहा है, तो हम उस स्केल से अपना कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो डिप्रेशन वहां आता है। ओके, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो अपनी बात कहेंगे। जी, आज कंपटीशन का जमाना है, सभी बच्चे जो है तरक्की करना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं बिना अवसाद के? मतलब अवसाद होना ही होना है सर? मैम हो जाता है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बात करते हैं आप, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट भी करते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि हो जाता है, मतलब उसमें हम क्या करें? ये बड़ा स्वाभाविक सा फिनोमिनन लग रहा है कि ये जिंदगी में आना ही आना है। आप भी ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और वो किस तरह, क्या इसी तरह की बातों को लेकर आते हैं कि आ गया मुझे ये चीज आ गई मेरे जीवन में? देखिए, इस प्रश्न के जवाब में और जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो डिप्रेशन की फीलिंग है या डिप्रेस्ड फील करना या हताश फील करना एक स्वाभाविक मनोभाव है। अच्छा। उसमें कुछ असामान्यता नहीं है। मतलब हम खुशी महसूस करते हैं, हम कभी चिंता महसूस करते हैं, हम कभी उदासी भी महसूस करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि उदास महसूस करना और उदासी की बीमारी होना 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। उदासी महसूस करना हम सबके जीवन का एक हिस्सा है, हम सब उदास फील करते हैं और हमारे पास अपने अपने तरीके हैं उस उदासी से बाहर निकलने के, और हम में से हर कोई उससे बाहर निकल पाता है। लेकिन उदासी की बीमारी की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हुए भी अपने खुद के लेवल पर उससे पार नहीं पा रहे हैं। तभी हमें किसी और तरह की मदद की जरूरत है। अब वो मदद आप दवाइयों के जरिए चाहते हैं या साइकोथेरेपी के जरिए चाहते हैं या योगा के जरिए चाहते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ओके। बट ये फीलिंग आना कि हताशा महसूस करना जब मैं कोई एफर्ट डाल रहा हूँ, ये एक स्वाभाविक फीलिंग। ये एक स्वाभाविक फीलिंग। शिव खेड़ा जी, जैसे इन्होंने कहा कि जो हमारा सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, उसमें काफी कुछ ऐसी चीजें हो गई कि हमें कुछ चीजें दिखावे के लिए करनी पड़ती हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो सकती हैं, चाहे अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए हो, चाहे माँ बाप को दिखाने के लिए हो, या अपने दोस्तों में अपनी एक धाक जमाने के लिए हो। मतलब हमें बाकियों के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है, जब नहीं कर पाते तो हम डिप्रेस फील हो जाते हैं। तो ये चीजें तो बढ़ेंगी, ये तो कम होने से रही। बात ये है कि जब हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते जिस रूप से हम हैं, तब वी पुट ऑन फॉल्स मास्क। वी प्रिटेंड टू बी व्हाट वी आर नॉट। और जब भी हम कुछ न कुछ और
अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, फॉल्स मास्क लगाते हैं, हमारे अंदर अपना दिल बुझता चला जाता है आस्ते 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 आस्ते, एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट फीलिंग लो बिकॉज यू आर नॉट योरसेल्फ, आप खुद हो ही नहीं वहां पे. सो टू गेट आउट ऑफ इट यू हैव टू इवेंचुअली ब्रिंग योरसेल्फ टू द लेवल कि भाई मेरा जो अपना सेल्फ एस्टीम है, हैव आई बीन एबल टू एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम. आज लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ एंड दे फील डिप्रेस, ओ दे आर सो ब्यूटीफुल, आई एम नॉट. उनकी हाइट देखिए, फलाना देखिए, एंड देयर इज डिप्रेशन कमिंग इन बिकॉज ऑफ दैट. एंड एवरीवेयर यू कितने करोड़ों रुपए की फेयर एंड लवली किताब बिल की बात सब आप खरीदिए, and because that is your concept of your good looks, and those who don't have it, they feel depressed. Ultimately it end में आता है कि क्या मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूं, have I been able to accept myself the way I am. there are कुछ चीजें हैं हम लोग बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते. मैंने माँ बाप को नहीं बदला, मेरी हाइट क्या है, मेरा रंग क्या है, इसको तो मैं बदल नहीं सकता, मुझे स्वीकार करना ही चाहिए. और कई लोग जो स्वीकार नहीं करते वो अपनी जिंदगी में तनाव लेके आते हैं और डिप्रेस्ड फील करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो अपनी बात कहेंगे. हाँ बोलिए. आज अवसाद का एक मुख्य कारण युवाओं में व्यक्तिगत व्यस्तता भी है. तो इससे हमें निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? किस चीज में व्यस्त रहते हो? वो अलग अलग जैसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे. मेन है हमें अपना Instagram. लक्ष्य आजकल जो कॉम्पिटिटिव मेन है लक्ष्य है, उसके लिए कॉम्पिटिशंस हैं. ओके हाँ बोलिए. मैम, अगर कोई बच्चा मानसिक रोग से पीड़ित है, मान लीजिए डिप्रेशन से, तो बहुत मुश्किल से अपने घर वालों को जाके बताता है कि हाँ शायद मैं मानसिक रोग से ऐसे पीड़ित हूँ, तो उसके घर वाले उस बात को छुपाने की कोशिश ज्यादा करते हैं. तो आजकल ये भी बहुत हो रहा है कि कोई बताना नहीं चाहता. कोई बताना नहीं चाहता. जी हाँ, मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत सही बात कही है और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसको रेखांकित किया था कि यदि आपके परिवार में नहीं, आपके आसपास पड़ोस में भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जिसको आपको लगता है कि वो अवसाद से ग्रस्त है, तो शायद ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार के सदस्य के लिए तो सहानुभूति और समर्थन का भाव लेके आए, पास पड़ोस के लिए भी लेके आए. आपने अभी डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले उन साइको सोशल फैक्टर्स की बात की थी, इनके टूट रहे हैं, तो अब संयुक्त परिवार तो लौट के आने वाला नहीं है. और जहां ये दो हमारे और युवा मित्रों ने बात की, तनाव भी घटने वाले नहीं है, तनाव बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे. अब फेयर और लवली क्रीम को आप बहिष्कृत कर दीजिए, उसके बदले कोई और चीज आ जाएगी, वो ब्राह्मी घृत आ जाएगा कि बुद्धि बढ़ाने के लिए. तो आपने शुरू में कहा था कि तेरी कमीज मेरी कमीज सफेद, वो डिटर्जेंट से झगड़ा शुरू होता है. मगर मुझे लगता है जो बात शुरू में इन्होंने जो मनोविज्ञान की छात्राएं कही थी कि वो मोरालिटी, रियलिटी और उसका जो तीनों का द्वंद है, वो द्वंद अभी समाज में हमेशा से रहा है और खत्म होने वाला है. अंतिम एक सेकंड के लिए, 1 सेकंड नहीं 15 सेकंड लगेंगे कम से कम. मुझे लगता है जैसे हम ये मानकर चलते हैं किसी को डायबिटीज होती है, तो कहता है, उसका आम भाषा में प्रयोग क्या करता है, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है. वो बीमारी नहीं कहता, उस प्रॉब्लम को उसने जीवन पर्यंत मैनेज करना होता है. मगर हम ब्लड प्रेशर मैनेज कर सकते हैं जीवन पर्यंत, हम डायबिटीज जीवन पर्यंत करते हैं. और स्किन चर्म रोग के बारे में भी लोग कहते हैं कि द बेस्ट स्पेशलाइजेशन इज टू बी ए स्किन एंड वीडी एक्सपर्ट, कि ना कभी इलाज पूरा होगा ना कभी वो रात को जगाएगा मरीज. तो मुझे लगता है कि हम ये मानकर क्यों नहीं चलते कि अवसाद भी एक ऐसी कंडीशन है जिसके साथ हमें रहना है, हम स्वीकार करते हैं. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा कि जैसे डिप्रेशन को हमें मानना चाहिए, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाइयां अगर देते हैं डॉक्टर, जो भी तरीका है किसी पेशेंट का, जैसे वो लगातार चलती हैं, तो हमें इसको एक मेडिकल डिसऑर्डर समझना चाहिए. हमें नहीं समझना चाहिए कि कोई प्रिटेंड कर रहा है. जो मैं सुन रहा हूं सबका, तो एक बड़ा कंफ्यूजन सा आ रहा है कि डिप्रेशन कहते किसको है. जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हमें बड़ा क्लियरली समझना है कि रोज कभी कोई बात होती है, कोई अपसेट होता है, उसकी डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे. क्लिनिकल डिप्रेशन को जैसे मैंने पहले बोला था, इस तरह के सिम्टम्स जो मैंने पहले बताए थे, वो सारे के सारे 2 हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा है, एक कंडीशन. दूसरा, अगर आपको खुद को लगता है कि आपके अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं, बदलाव ऐसे आ रहे हैं जो पहले नहीं थे, या आपके आसपास वाला कोई वेल विशर आपको टोकता है कि तुम कुछ अलग हो रहे हो, ये कुछ इनिशियल इंडिकेशन है कि जब आप क्लिनिकल डिप्रेशन से ग्रस्त हो सकते हो. बच्चों ने, जैसे किसी बच्ची ने बोला कि अब जैसे एग्जाम है तो हम डिप्रेस तो रहेंगे, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि समझे कि स्ट्रेस 2 तरह का होता है. यू स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है. यू स्ट्रेस होता है कि आपके ऊपर इतना प्रेशर होना कि आप ऑप्टिमाइज कर सके अपना पोटेंशियल. जब डिस्ट्रेस की बात करते हैं, मेरे हिसाब से उसको डिस्ट्रेस ज्यादा होता है, उसमें आपके सारे के सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, चाहे वो घबराहट है, चाहे उदासी है, जो कि आपको अपने गोल को अचीव करने में रोकता है.
तो ये क्लिनिकल लाइन डेलिनेट करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये लक्ष्मण रेखा खींचना जरूरी है। बताइए। I would like to ask Dr. Vohra, should we relate our mood swings with depression? And second one is, what is bipolar disorder? डिप्रेशन की दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिपोलर डिप्रेशन होता है, यूनि मीन्स वन, पोल मीन्स पोल, एक बाइपोलर होता है, बाई मीन्स टू और पोल्स। तो जब हम अभी तक बात कर रहे थे वो यूनिपोलर डिप्रेशन की, जिसमें एक फेज ऐसी है जिसमें आदमी हर वक्त उदास रहता है, उसमें उस तरह के केसेस में हर वक्त वही सिम्टम्स रहते हैं। पर जब आप बाइपोलर की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की आती हैं फेजेस। एक में आदमी चुप रहता है, जो कि डिप्रेशन आप समझ रहे हो, और दूसरे में इसका ऑपोजिट हो जाता है, इसमें आदमी बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर एंथुसियास्टिक हो जाता है, खर्चीला हो जाता है, बहुत ज्यादा प्लानिंग करने लग जाता है। तो ये जो फेज है इसको हम हाइपोमेनिक या मेनिक फेज कहते हैं। यूनिपोलर डिप्रेशन हो या बाइपोलर डिप्रेशन हो, अगर सही समय पे आपने पकड़ लिया उसको तो पूरी तरह से ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स है। देखिए, परिस्थिति हमारे पास खराब आएगी। हमें क्या करना है, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। प्राण ऊर्जा, इसको कॉस्मिक एनर्जी हम कहते हैं, और वो योग सारी चीजों से बढ़नी है। ये जितने भी टर्म्स जो मेडिकली यूज कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन इतना हमें डरने की जरूरत नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे एक हमारी मारुति कार है, एक BMW कार है, दोनों एक ही जगह पर जाएगी, एक ही रास्ते में जाएगी। अगर गड्ढा होगा तो आपको उसमें महसूस होगा। तो हमने अपने को BMW कार बनाना है। वो कैसे बनेगी? वो जब आप योग के अलग अलग चीजों को, टेक्निक को यूज करने लगेंगे, आपको लगेगा उसमें ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किस जगह से आए हैं। आप किसी को भी देखिए, जितनी भी बड़ी हस्तियां बनी है वो एकदम छोटी जगह से आई हैं, और सबके साथ में ऐसी परिस्थिति आई हैं। तो क्या हुआ कि वो चेंज हुआ? वो चेंज इसीलिए हुआ कि जब हम वो एक्सेप्टेंस करने लगे उस एनर्जी को। ये केवल खाने पीने तक ही सीमित नहीं है, ये सीधे एनर्जी है कि जब हम ध्यान में जाते हैं, और वो ध्यान करना भी कठिन नहीं है। अब जिस तरह की रिसर्च आई है, अब बहुत सरल है चीजों को, इसलिए सरलता से भी हम देखें इस पूरे उसको, तो हमारे लिए चीजें सरल होंगी। जी बताइए। डॉक्टर शिव खेरा जी से मैं जानना चाहूंगी कि सर, जो युवा होते हैं, जो यंग एज में होते हैं, वो डिप्रेशन से निकल सकते हैं थोड़ा, अगर हम किसी विश्वास वाले व्यक्ति से बात करें या अपने फ्रेंड सर्कल में बात करें। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है, जब कोई सर सीनियर सिटीजन्स होता है, वो डिप्रेशन में जब चला जाता है, तो उनके अंदर एक डर देखा है। क्योंकि मेरा नाम मधुबाला है सर, और मैं एक NGO के माध्यम से अवेयरनेस का कार्य करती हूँ। तो ज्यादातर सीनियर सिटीजन में उनमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये दिक्कत आती है सर, वो किसी से कह नहीं सकते, और जब कोई परेशान होता है या कमजोर होता है तो उसके ऊपर कोई भी हावी हो सकता है, मतलब वो फैमिली में नहीं कह सकता, वो डर जाता है। तो उससे निजात कैसे पा सकते हैं? इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है ओल्ड लोगों में, इनका कहने का मतलब ये। एक्चुअली बहुत अच्छी बात कही। मदर टेरेसा ने यही कहा था कि द बिगेस्ट, आज सबसे बड़ी समस्या है लोनलीनेस। लोनलीनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज। एक लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फर्क है इंग्लिश के दो लफ्जों में। लोनलीनेस इज द पेन ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड इज द प्लेजर ऑफ बीइंग अलोन। यू सी, सेम बिहेवियर है, लेकिन एक दूसरे मोटिवेशन से ड्राइव हो रहा है, टोटली डिफरेंट मोटिवेशन। सो लोनलीनेस आदमी को अंदर से खोखला कर देती है। यू फील इनएडिक्वेट, अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, अंदर अधूरा। जो अधूरापन है, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स डिप्रेशन। यू फील इनकम्प्लीट। एंड वेयर एज जब सेल्फ एस्टीम आपका अच्छा होता है, यू फील कंप्लीट। जी, पर शिव खेरा जी, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको आप क्या ऐसा मंत्र देना चाहेंगे कि वो किस तरह से, अगर उनमें इस तरह की फीलिंग्स घर कर रही हैं, तो कैसे निकले उससे? आई मीन, इसी तो मल्टीपल चीजें हैं, एक फिजिकल है और एक मानसिक है, साइकोलॉजिकल है। ये वर्ल्ड फेमस साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कार्ल मेनिंजर, still a Menninger clinic is there in US. तो किसी ने उनसे जाके पूछा कि डॉक्टर साहब, अगर आपको मालूम हो पक्का गारंटीड एक पेशेंट आता है कि ही इज गोइंग टू कम अप विद अ डिप्रेशन अटैक, आप उसको क्या सलाह देंगे? तो लोगों ने सोचा कि कोई दवाई देंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब, मुझे अगर पक्का मालूम हो कि इसको डिप्रेशन आने वाला है, मैं उसको यही कहूंगा कि अपने घर में ताला लगा के कहीं दूसरी तरफ चले जाओ, खोजो किसी इंसान को जो परेशान हो और उसकी जाके मदद करो, अपना डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। एंड रियली दिस इज द फैक्ट। कौन बोलेगा? हाँ, इधर। ओके, हाँ बोलिए। हमें किसी न किसी कारणवश एकांत जगह में जाना पड़ता है, चाहे वो जॉब हो, शिक्षा हो या कोई अन्य माध्यम। अकेलापन इंसान को झेलना पड़ता है, पर उसके अंदर ऐसा क्या करे योग के
द्वारा कि जिससे ये अवसाद की जो बीमारी है ये आ ही ना पाए, इससे पहले ही निजात हो जाए। ओके, जोशी जी से हम पूछेंगे, लेकिन अभी एक दो और लोग बात करना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। हेलो सर, मुझे ये जानना है कि हमें उन लोगों के साथ जो डिप्रेस्ड है उनके साथ बिहेव कैसा करना चाहिए। जैसे होता है कुछ लोग डिप्रेस्ड होते हैं, हम कहते हैं ये ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा, है ना, तो हमें उसके साथ कैसा बिहेव करना है, ये जानना था। जी अजय जी, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि देखिए, जैसे आई थिंक इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है कि किसी ना किसी फॉर्म में हम इसको, एक डिग्री का फर्क हो सकता है, लेकिन एक बीमारी तो है ही अवसाद। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत से एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बच्चों को, और हमें बुजुर्गों को भी, जब इनके साथ रहते हैं, पीढ़ियों के बीच में एक मैनेजमेंट चाहिए, और वो मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है रोल मॉडलिंग। आप अपने व्यवहार से क्या दर्शाते हैं वो हम जल्दी सीखते हैं। अच्छा, आप कहते क्या हैं इसका असर बहुत कम पड़ता है। मैं एक बार अपने बेटे के साथ ड्राइव कर रहा था, किसी बाइक वाले ने मेरी गाड़ी में कस के टक्कर मार दी। अच्छा। मेरे पास चॉइस थी, उसकी गलती के बावजूद, कि मैं उससे झगड़ा करूं, पैसे लूं, नाराज हूं। दूसरी चॉइस थी कि भाई थोड़ा ध्यान से चलाया करो, किसी के चोट लग जाएगी, और बात छोड़ के चले आए। जब मैं गाड़ी चला सकता हूं तो उसको ठीक भी कराने की ताकत रखता हूं। हमारे समाज में क्या हो गया है कि जो एक स्टेटस है, मैं बड़ा हूं, मेरे आगे सब छोटे हैं, उसकी वजह से जो ऊंच नीच का भाव है वो बहुत खतरनाक है। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को शुरू से मैनेज करना सीखना चाहिए, उसके मुताबिक अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। अब हो क्या रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन कई बार इतनी बढ़ जाती है, प्रयास इतने कम रह जाते हैं, अवसाद हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जोशी जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन एक सवाल में पुष्पेश जी से मैं इसी सवाल का जवाब दे दूं। अच्छा, हाँ, बोलिए बोलिए जी, मेरा बताइए। टेंशन बढ़ जाएगा। हाँ, मेरे सवाल के अलावा आप सब सवालों के जवाब देते हैं। देखिए, मुझे लगता है उन्होंने जो सवाल पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए कि हम अवसादग्रस्त व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें। हाँ। मुझे पुरानी कहानी याद आ गई, सिकंदर और पोरस वाली। जब हारने के बाद पोरस से सिकंदर ने पूछा था तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं। हाँ। ये शाश्वत प्रश्न है कि हम अवसाद वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें। और जैन साहब ने उसी के एक दूसरे आयाम को उद्घाटित किया। अगर घर में मान लीजिए कोई पहले टीबी में लोग मरते थे, उसके साथ कैसा व्यवहार करें, कितनी छूट माने। आज कैंसर का कोई टर्मिनल पेशेंट है, उसके साथ कैसा व्यवहार करें। किसी का एक्सीडेंट के बाद एम्पुटेशन हो गया है, प्रोस्थेटिक लगा है, उसके साथ कैसा व्यवहार करें। उसे लंगड़ा कहें, उसे काना कहें, आंख फूट गई किसी की पैलेट की गोलियों से। अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि हमको सबसे पहले ये तय करना है कि हमारा व्यवहार क्या है लोगों के प्रति। क्या हम लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करते हैं या नौकर को पशुवत समझते हैं, अपने से गरीब आदमी को छोटा अदना समझते हैं, बाप बाप पे कहते नहीं जानता नहीं तो मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं, किसका भतीजा हूं, राजा का साला हूं, आदि आदि। और उन्होंने जो सवाल भाई साहब ने उठाया वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था कि बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। तो हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, परिवार के बाहर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो हम यदि शुरू में जो उन्होंने कहा था कि हम वो उपनिषद का सूक्त है, जोशी जी को बड़ा पसंद आएगा, कि भारतीय दर्शन में आत्मानं विद्धि है, पहले अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने को स्वीकार करो, और उसके बाद बात शुरू। जी जोशी जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का इतना दौर है, बच्चे 24 घंटे स्क्रीन पे हुक रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, ट्विटर पे रहते हैं, तमाम तरह के उनके पास में सोशल ऐसे नेटवर्किंग के मंच उपलब्ध हैं। देखा जाए तो एक तरफ तो इंटरेक्टिविटी बढ़ती है इससे, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम अपने जो समाज हैं, लोग हैं, उनसे कटते हुए एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन उससे बाहर आना भी इतना आसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसको हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपने योग और ध्यान के जरिए इस बीमारी को कहीं खत्म कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अब सोशल मीडिया है, बड़ा जरूरी है इस समय, क्योंकि हम जान रहे हैं, सारे लोगों को जान रहे हैं, और उसमें ये तो है कि कंपटीटर हो रहा है कि दूसरा है ना ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन हम ये चीज समझे ना, हमें ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि हमारे सामने चीजें आनी है, कि ये कोई व्यक्ति ना समझे कि डिप्रेशन नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, वो आएगा, लेकिन हम उसको निकाल देंगे ना। उसके लिए हमारे पास पावर है चीजों को ठीक करने की। जैसे अभी दो चीजों में बात हुई, जैसे मन की बात चल रही है, अभी सारे लोग मन पे, ब्रेन पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम शरीर को नहीं जान पा रहे अभी। जैसे हम उसके शरीर पे आना, जैसे मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं, वो मुझे सारी रिपोर्ट बता देते हैं, जो डॉक्टर कहता है उससे अच्छा जानते हैं, वो केमिकल भी जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि शरीर के बारे में आपको मालूम है कि कहाँ आपका हार्ट है, कहाँ आपकी चीज है, वो कैसे चलती है, कैसे होती है। अब जैसे कहा कि ना आए तो अपने शरीर की शुद्धि हमने करनी पड़ेगी। शरीर को शुद्धि के लिए सटकर्म है, नेति, धोती, बस्ती, कपाल भाती, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उस पर भी नहीं होता है तो नेचुरोपैथी है। आप 5 जैसे अभी रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है तो हम छोड़ के किसी को मिलने चाहे, यानी कि हम बाहर भी घूमने जाएंगे तो हमें वायु तत्व मिलेगा, हमें आकाश तत्व मिलेगा,
और छोटी छोटी चीजों से हम निकल सकते हैं उसमें। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है लगातार है काफी देर तक, तो आपको डिप्रेशन होना ही होना है। आप बड़ी चीजों में भी नहीं निकल सकते उसमें से, उसको आपको निकालना पड़ेगा। और हम जो एक गड़बड़ सारी चीजें खाते हैं, इस पे भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो हम कैसे निकले बड़ा आसान है, लेकिन हमें बीमार होना है बड़ा कठिन है, क्योंकि बीमार होने के लिए हमने पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, चाट पकौड़ा खाना पड़ेगा और उसके बाद पेस्ट्री खानी पड़ेगी। और सरलता के लिए भगवान ने सब कुछ हमारे लिए फ्री दे रखा है जी। तो उस फ्री को हम पहचाने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जोशी जी। और ये जो 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर हम बने हैं, पहले तो हम इन्हें ही समझ लें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। आप देखते रहिए चर्चा में। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हैं? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हैं? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड।
और अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमने बात शायद मन की बात की और इस मन की गुत्थियों को समझने की हमने कोशिश की, दिल और दिमाग की बात की। फाइनल कमेंट्स लेंगे कि किस तरह से हम इस अवसाद या डिप्रेशन से बच सकते हैं और क्या कुछ तरीके हैं जिन्हें हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, अपनी जीवन शैली में उतारना पड़ेगा। जोशी जी, ये बताइए कि कुछ आप दे सकते हैं, कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसे सूक्त, कुछ ऐसे टिप्स जिससे वाकई हम बैठे बैठे ही अपने मन को शांत कर सकें और वो ज्यादा भटके ना, इधर उधर न जाए। बड़ा सरल है। जब हम अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हैं और उसमें भी हमारी ब्रीदिंग 3-4 तरह से होती है। एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है हमारी। एक बच्चा सोता है तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करता है। बच्चा जैसे ही चेस्ट से सांस लेने लगेगा तो कहते हैं बीमार हो गया, चेस्ट चल रही है उसकी। कोई भी जना, आप बच्चों को देखिए, जब उसकी चेस्ट चलने लगेगी तो कहेंगे बीमार होना। तो हम जब ज्यादा श्वास लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन आएगी और योग के हिसाब से जब ज्यादा ब्रीदिंग चलेगी तो आपका ध्यान उस पर लगेगा। तो हमने डीप ब्रीदिंग करनी है, वो भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। चेस्ट से श्वास तब लेंगे जब हम और सारी कर रहे हैं, जैसे भ्रष्टिका कर रहे हैं और सारी। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग हम एब्डोमिनल करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन श्वासों पे चला जाता है। उसके बाद दूसरा है कि आप आकाश तत्व की ओर जाइए, आप साउंड की ओर जाइए। अब नीचे हम लोग घूमने जाते हैं, 4 लोग अपने साथ लेके जाते हैं, उससे कल की जो दिन भर की जो नेगेटिविटी वो सारी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे का दिन भी आप बर्बाद कर लेते हैं। आप अकेले जाइए, अकेले जाइए और जानिए कि देखिए आज वो फूल गिला था, आज कल उस फूल में क्या रंगत आई है। आज वो पत्तियां जो है थोड़ी सी पीली थी, आज वो थोड़ी सी हरी हुई है। ये सारी चीजें जान के देखेंगे तो हमारा जो माइंड थोड़े से हटके बड़ा हो जाएगा। और दूसरा चीज, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम खाते ही हैं, जैसे एवोकाडो है, बादाम है, ये सारी चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी है। पालक है, इसमें ये सारी चीजें होती है, डॉक्टर साहब को मालूम है कि जिसमें हमारे वो कुछ किसी मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी चीजों की कमी होती है, उसकी अलग अलग मेडिसिन है। हम पेट को अच्छा रखेंगे और अपनी जो एब्जॉर्प्शन पावर है, डाइजेशन पावर अच्छी बनाएंगे तो बिना मेडिसिन के, नेचुरल मेडिसिन से हम ठीक हो सकते हैं। प्रोफेसर अजय जैन, खासतौर से वर्क प्लेसेस पे भी बहुत स्ट्रेस और इन सब चीजों का सामना करते हैं लोग, क्या हिदायत दे सकते हैं, क्या आप उन्हें बता सकते हैं जिससे हम वर्क प्लेस पे होने वाले इस तरह के तनावों से बच सकें? देखिए, मेरा जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का है, तो मैं ये मानता हूँ डिप्रेशन एक इमोशनल प्रॉब्लम है और जो विचारों के या गलत विचारों के इंटरप्रिटेशन से आते हैं। विचार को आप इंटरप्रेट गलत कर दीजिए। 2 लोग बात कर रहे हैं, आप ये सोचने लगे कि आपकी बुराई कर रहे हैं, अब साथ आपको हो जाएगा। तो आपको अपने अंदर विश्वास चाहिए और उस विश्वास के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत जरूरी है। गीता में इस कंसेप्ट को स्थित प्रज्ञा बोला गया है। चैप्टर 2 इस बात की करता है चर्चा कि आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो इमोशंस हैं, यदि इनमें से किसी के ऊपर आपका कंट्रोल लूज हो जाए तो बुद्धि अस्थिर हो जाएगी और बुद्धि के अस्थिर होते ही सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ जाएंगी। बच्चों में हम इंटेलिजेंस को तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़े, मैंने भी अपने बच्चे की मैथमेटिक्स की कोचिंग लगाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंजीनियर और डॉक्टर बनने के अलावा, IAS बनने के अलावा जिंदगी जीना भी तो सिखाएं। जिंदगी एक खूबसूरत चीज है, उस पूरी जिंदगी जीने के लिए एक स्थिरता दिमाग की होना जरूरी है और उसकी ट्रेनिंग बचपन से होनी चाहिए। जी पुष्पेश जी, खासतौर पे सोशल मीडिया से ज्यादा हम अपनी सोसाइटी पर ध्यान लगाएं और सोशली एक दूसरे से कनेक्ट हों, इसके लिए आप क्या? फिर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। बड़ी बुरी बात है। देखिए, मुझे लगता है हमें मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। बात हम अवसाद की कर रहे हैं, अब हम हाजमे की बात भी कर रहे हैं, हम तनाव की बात भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि देखिए, मेरा हाजमा बड़ा खराब रहता है, मैं बड़ा कम से परेशान रहता हूँ, मगर मैंने सुसाइड करने की आज तक नहीं सोची, वो पीको फिल्म देखने के बाद भी नहीं सोची, समझ लीजिएगा। तो मुझे लगता है 2 फर्क करने जरूरी है, जो डॉक्टर और विद्वान मित्र सहमत होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं, वो आपको याद है पड़ोसन फिल्म में वो गाना चलता है तो किशोर कुमार उससे कहता है या तो घोड़ा बोलो कोड़ा बोलो महमूद से। तय कर लीजिए हम बात डिप्रेशन की कर रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन की कर रहे हैं। दोनों में राइम है, मगर कॉन्स्टिपेशन और डिप्रेशन में थोड़ा अंतर है। और मेरे ख्याल में ये वो जहां तक योग का नुस्खा है, मैं भी बड़ा उसका भक्त हूँ, अभिभूत हूँ। दूसरा सूक्त पांचजनी के योग सूत्रों का है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, मगर
दर्द सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफीद, लेकिन चंदन का घिसना और घिसाना दर्द सर वो भी तो है। तो मैं अपनी चित्तवृत्ति पे निरोध कहां से लगाऊंगा अगर मैं डिप्रेशन का मरीज हूं पहले से। तो हम ये मानकर चले कि डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसके अनेक कारण है, जिनमें केमिकल कारण है, जेनेटिक कारण है, सोशल कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है, और तब हम उसका निदान ढूंढें। ओके, अपनी बात कही। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे उस सवाल का जवाब देना चाहेंगे जिसका जवाब नहीं दिया? प्रोफेसर पुष्पेश पंत ने, मैंने ये कहा था कि सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्ट हमारा है, बजाय इसके कि सोसाइटी से हो, बजाय इसके कि अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, दोस्तों, घर परिवार, उससे कहीं हम टूट रहे हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आजकल जो हमारा बिहेवियर एडिक्शन क्लिनिक है उसमें हम ऐसे बच्चे, ऐसे किशोर देख रहे हैं, ऐसे युवा देख रहे हैं जो दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अपने स्मार्टफोन, टैबलेट्स पे बिता रहे हैं, और जो उनके आसपास की दुनिया है, जो उनके दोस्त हैं, उनके घर के सदस्य हैं, उनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। और रिसर्च ये बता रही है कि सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करना किसी न किसी तरह से डिप्रेशन को इंक्रीज करता है, उसकी संभावना बढ़ाता है। तो अगर हम अपनी आसपास की जिंदगी में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो सोशल मीडिया से शायद हट पाएंगे, और शायद वो एक पॉजिटिव चीज होगी। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, और जो उसका थीम है, जो टैगलाइन है, वो डिप्रेशन है। और उसी चीज को मैं रिपीट करना चाहूंगा, वो टैगलाइन है लेट्स टॉक। सो दैट्स वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम बात करें इसके बारे में, क्योंकि बात से ही बात बनती है। बात से ही बात बनती है। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी एक बिल भी पास हुआ है संसद से, और जिसमें कि मेंटल हेल्थ के ऊपर ही वो बिल है, और काफी महत्वपूर्ण बिल है, खासतौर से ऐसे लोगों के लिए। जी। मैं ये कहना चाहूंगा, स्पेशली यूथ है हमारे सामने, कि इनको ये समझना चाहिए कि डिप्रेशन ऐसी कॉमन चीज है कि जिन लोगों को आप आइडियलाइज करते हो वो खुद डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। सेलिब्रिटीज को आप देखते हो, जैसे भी एग्जांपल दिया गया, तो वो सब भी डिप्रेशन का शिकार रहे हैं, कईयों ने आके ओपनली एक्सेप्ट भी किया है। तो डिप्रेशन ऐसा एक कॉमन प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। दूसरा, आप लोगों के लिए जरूरी है रात की 6 से 8 घंटे की नींद लेना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि मोस्ट ऑफ अस मिस इट, जिससे हम प्रीडिस्पोज होते हैं। हम अपने गोल्स को शॉर्ट अचीवेबल टारगेट्स लेकर चलें, अपने आप को मेंटली हफ्ते में एक बार फ्री रखें, निकाले दिमाग में जो भी प्रेशर है उसको अपने किसी हॉबी में डाइवर्ट करके। और अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ। किसी भी तरीके का नशा ना करें, और स्लाइटेस्ट अगर प्रॉब्लम आती है उसको शेयर, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अगर दिक्कत आती है तो बिल्कुल बिना झिझके आप जाए किसी भी मेंटल प्रोफेशनल के पास। और अगर कोई कहता है कि तुम साइकेट्रिस्ट के पास गए थे तो बोलिए कि आपने देखा नहीं, सेलिब्रिटीज भी जाती है, मैं भी गया। बात है। फाइनल कमेंट्स शिवखेड़ा जी। अब यहाँ पे मैं सिर्फ अंत में एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू डिप्रेशन, लेट मी मेक ए पॉइंट टू यू। और मेरी नई किताब जो आ रही है उसमें मैंने लिखा है प्राइवेट फेलियर पब्लिक सक्सेस, प्राइवेट फेलियर पब्लिक सक्सेस। आप देखें, billionaires like Michael Jackson, Elvis Presley, Marilyn Monroe, they took drugs, they committed suicide. What is it? Private failure, public success. दुनिया कहती थी कितने सक्सेस, बट प्राइवेट फेलियर। तो मैंने एक चीज सीखी तकरीबन 42 साल डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील से, जिन्होंने किताब लिखी पावर पॉजिटिव थिंकिंग। मैं भी वहां बैठा था एज ए स्टूडेंट, तो उन्होंने एक उस टाइम एक प्रार्थना दी जो उनकी भी नहीं है। I just finish it with that one little thing. God grant me this serenity to accept the things that I cannot change. जो चीज मैं जिंदगी में बदल नहीं सकता, मैं उसे आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। बिल्कुल। और जो बदल सकता हूं, मुझे हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उसमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। बिल्कुल। इतनी सी अगर चीज समझ ले तो जिंदगी का निचोड़ है। और सिसरो ने ही 2 लफ्जों में कहा था कि जिंदगी में हर चीज 2 ही कैटेगरीज में आती है, या तो हम किसी चीज का कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो वाई वरी, और नहीं कर सकते तो वाई वरी। बिल्कुल ठीक। और यही शायद जिंदगी का निचोड़ भी है, जिसे हम सबको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इस बार का जो थीम ही है, वो थीम ये कहता है लेट्स टॉक। आइए बात करें, आइए चर्चा करें। तो चर्चा में अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।